हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आज के इस सेशन के अंदर। तो बढ़ाते हैं अपने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के डिस्कशन को आगे। तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको डिटेल में समझा, ठीक है ना, कि कैसे हमें इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करना चाहिए, कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए, राइट। अब इस डिस्कशन को हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं। तो देखिए सेकेंड पॉइंट जो है ये क्या कहता है, A reversal of an impairment loss for an asset other than goodwill is recognized immediately in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount in accordance with another Ind AS। तो इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल आपको पीएनएल में ही बुक करना होता है, क्योंकि पीएनएल में ही इम्पेयरमेंट लॉस आप बुक करते हो, अनलेस कि आपने एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी किया है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी किया है तो उसका सरप्लस बचेगा ना ओसीआई के अंदर, तो आप फिर बाद में अगर उसका आपने इनिशियल लॉस ओसीआई में चार्ज किया था तो रिवर्सल भी ओसीआई में कर देना, ठीक है। गुडविल का रिवर्सल होता नहीं है तो अदर देन गुडविल बार बार ये लोग लिखते रहते हैं। फिर कहता है इम्पेयरमेंट लॉस का जो रिवर्सल है ऑन अ रिवैल्यूड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई, है ना। However, to the extent that an impairment loss on the same revalued assets was previously recognized in profit or loss, a reversal of that impairment loss is also recognized in profit loss। सीधी सी बात है भाई, अगर पहले अगर आपने उसका लॉस पीएनएल में बुक किया है तो रिवर्सल भी पीएनएल में बुक होगा। आफ्टर अ रिवर्सल, सो एवरीबडी नोज कि रिवर्सल के बाद में कैरिंग अमाउंट जो है वो चेंज हो जाता है, तो प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन पे भी फर्क पड़ेगा। अगेन आपका डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज आपका बढ़ जाएगा। चेक कर लेना कहीं कोई आपका जो लाइफ वगैरह है उसके असेसमेंट में चेंज तो नहीं हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज तो नहीं हुआ है, तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन को चेंज कर देना ना। सीजीयू से रिलेटेड जो आपके कैश जनरेटिंग यूनिट से रिलेटेड जो इंपेयरमेंट लॉस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंपेयरमेंट लॉस जो सीजीयू से रिलेटेड है शैल बी अलोकेटेड टू द एसेट्स ऑफ द यूनिट एक्सेप्ट फॉर गुडविल प्रो रेटा विद द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ दोज एसेट्स। टेस्ट योर नॉलेज में जो क्वेश्चन किया था वही है। These increases in carrying amount shall be treated as reversal of impairment losses for individual assets and recognized as discussed above। तो बेसिकली जो हमने टेस्ट योर नॉलेज में जो टीवाई के में जो क्वेश्चन किया था वो तो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने का था, बट जैसे वो क्वेश्चन किया था वैसे ही हम यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करेंगे। तो जैसे आपने उसको प्रोवाइड किया इम्पेयरमेंट लॉस को, वैसे ही आप उसे क्या करेंगे, रिवर्स भी करेंगे। So in allocating a reversal of an impairment loss for a CGU, the carrying amount of an asset shall not be increased। इसका मतलब अब कुछ बता रहा है आपको ये कि किसी एक एसेट्स का कैरिंग अमाउंट जो है, जैसे कि आपने इम्पेयरमेंट लॉस के अलोकेशन के बारे में जो सावधानी बरती थी ना, जब हम इम्पेयरमेंट लॉस निकाले थे फिर उसको हम अलोकेट कर रहे थे मल्टीपल एसेट्स के अंदर, वैसे ही रिवर्सल का भी तो अलोकेशन होगा मल्टीपल एसेट्स में। तो जब आप उसका रिवर्सल करो तो कल को रिवर्सल करते समय ब्लाइंड अलोकेशन मत कर देना, चेक करना कि आपका वो एसेट्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट शैल नॉट बी इंक्रीज्ड अबव द लोअर ऑफ या तो रिकवरेबल अमाउंट यदि डिटरमिनेबल है तो, otherwise the carrying amount that would have been determined net of amortization or depreciation had no impairment loss been recognized for the assets in prior periods। इसका मतलब या तो रिकवरेबल अमाउंट देख लीजिए या फिर आप क्या देख लीजिए, कैरिंग अमाउंट देख लीजिए, राइट। इन दोनों में से जो भी क्या है, लोअर, ठीक है, इनमें से जो भी लोअर है उसी का आपको इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल यहां पे करके चलना, ठीक है ना। फिर कहता है अमाउंट ऑफ द रिवर्सल ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस दैट वुड अदरवाइज हैव बीन अलोकेटेड टू द एसेट इज अलोकेटेड प्रो रेटा टू अदर एसेट्स ऑफ द यूनिट एक्सेप्ट फॉर गुडविल। तो सीधी बात है, इंपेयरमेंट लॉस का जो भी अमाउंट आएगा उसको रिवर्स जब आप करेंगे तो आपको वो सारा अमाउंट प्रो रेटा बाकी सारे एसेट्स के अंदर बांटना पड़ेगा, जैसे आपने इनिशियली लॉस रिकॉग्नाइज किया था वैसे का वैसे ही। तो बस मेन चीज इसके अंदर जो है वो ये है, ये वाला पॉइंट, कि जब भी हम अलोकेशन करें तो मेक श्योर करें कि कोई इंडिविजुअल एसेट्स, कोई भी इंडिविजुअल एसेट्स, है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों अभी हमने प्रीवियस सेशन के अंदर भी यही सीखा कि इंपेयरमेंट लॉस का थ्रेशोल्ड यही होता है। इंपेयरमेंट लॉस का क्या होता है,
थ्रेशोल्ड यही होता है कि या तो रिकवरेबल अमाउंट तक आप उसको ले आओ, या कैरिंग अमाउंट जिस पर आप कभी इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं करते, तो आज उसका कैरिंग अमाउंट क्या होता। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसी का रिवर्सल आप कर सकते हो, क्योंकि बियॉन्ड दैट अगर कुछ भी आप कर रहे हो तो दैट इज रिवैल्यूएशन गेन। अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आपको अलाउ करती है कि वो रिवैल्यूएशन है, तो आप कर दीजिए ना, उसको बढ़ा दीजिए, उसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए। और रिवैल्यूएशन इज नॉट इंड एस, मतलब रिवैल्यूएशन इज नॉट डेल्ट बाय इंड एस नंबर 36, वो आपका नॉर्मल इंक्रीज है, बस उस नॉर्मल इंक्रीज को इंड एस 16 इंड एस 38 के हिसाब से इंक्रीज कर दीजिए, है ना। इंड एस 36 बोलता है आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, राइट, तो मुझे उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गई बात है सीजीयू से रिलेटेड अलोकेशन की। तो इसका मैं आपको अलोकेशन का रिवर्सल का क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए प्रोविजन पढ़ के रख लेते हैं। चलिए, गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस नहीं परमिटेड है, कितनी बार सीखेंगे सर, ये तो बहुत बार पढ़ लिया है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना। इन्होंने बताया है कि क्यों नहीं है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज करने का खतरा रहता है, तो रीजन भी इन्होंने दे दिया। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब यहाँ पर ये है इसकी समरी, ठीक है, तो ये समरी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये समरी मैंने आपको पढ़ा दी है इंडिविजुअल ब्लॉक्स में जा जाकर, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। नहीं, ये काम करो, आपको मैं अभी समय देता हूं, इसको रीड करो 5 मिनट के अंदर, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो हाथों हाथ। हाँ, तो बेसिकली इसमें वही बातें लिखी हुई है जो अपन ने अभी तक पढ़ ली है, तो ये समराइजेशन हो गया, तो आपके रिवीजन के काम आ जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों, ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और गुडविल इंपेयरमेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस स्टैंडर्ड का। बाकी सब तो ऐसे ही थे नॉर्मल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, बट ये कर नहीं पाएंगे अभी। रीजन इसका ये है क्योंकि ये है आपका सीएफएस से रिलेटेड। तो ये एक, जैसे सीएफएस में चेन ऑफ एडजस्टमेंट्स होंगे, मतलब एक एडजस्टमेंट नहीं होगा, चेन ऑफ एडजस्टमेंट्स, मतलब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, उसमें वन ऑफ द एडजस्टमेंट्स ये होगा इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। तो इंपेयरमेंट में हम इंड एस 36 ही पढ़ने वाले हैं वहां पे, है ना। तो एनसीआई को कैसे इंपेयर किया जाता है एक्विजिशन पे, और होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होता है, माइनॉरिटी का शेयर कितना होता है इंपेयरमेंट में, हाउ टू कैलकुलेट। तो ये बहुत सारे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको वहां पे सीएफएस में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप लोग पेंडिंग में डाल दीजिए, पेंडिंग विद सीएफएस। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अभी पढ़कर कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जो बिल्कुल भी अभी काम की नहीं है अपने। यहां पे स्टैंडर्ड हो जाता है समाप्त, फिर आता है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर पढ़ेंगे बाद में, पहले करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि डिस्क्लोजर्स वही बात है, जो भी इस स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, सब कुछ डिस्क्लोज करना है अपने को, राइट, लास्ट के अंदर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12, जो भी अब क्वेश्चन बच गए सबको उठा के फिनिश कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 12 मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास क्वेश्चन है। देखिए, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 56 है, यूजफुल लाइफ 10 साल है, सैल्वेज वैल्यू नील पड़ी है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में कैरिंग वैल्यू इसका 27.3 है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसका 3 है, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 12 है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हमने पिछले साल किया था 14 लाख का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस डिटेल से आपको फाइंड आउट करना है इंपेयरमेंट लॉस और उसका ट्रीटमेंट, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको अब इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर पिछले साल हमने रिवैल्यूएशन किया था अपवर्ड 14 लाख रुपए से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो बस जब हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा उसका स्प्लिट करना पड़ेगा, थोड़ा पोर्शन रिवैल्यूएशन सरप्लस और थोड़ा पोर्शन P&L। तो बस इस क्वेश्चन में आपका टेस्ट है, बताओ मुझे कितना इंपेयरमेंट लॉस होगा और उसको कितना हम P&L में ट्रांसफर करेंगे और कितना OCI में ट्रांसफर करेंगे। चलो कैलकुलेट करके बताओ, सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। हाँ जी, तो देखिए यहां पर अगर अपन बात करें इसके रिवैल्यूएशन, पिछले बार के रिवैल्यूएशन के हमारे इंपेयरमेंट लॉस के इम्पैक्ट पर, है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सीधी बात है, हमारा अभी कैरिंग अमाउंट जो है एसेट्स का वो है 27.3। अब अपने को चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ है 12 लैक्स, अपने को निकालना नहीं पड़ेगा वैल्यू इन यूज हायर वगैरह करके। चलिए, तो कुल मिला के 15.3 लाख का नुकसान हो गया अपने को।
अब ये जो 15.3 का नुकसान हुआ है 15.3, बस मुझे करना क्या है, इसी को अलोकेट तो करना है, कितना प्रॉफिट लॉस में और कितना ओसीआई के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा रिवैल्यूड एसेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट 14 लाख का सरप्लस हमारे पास में पड़ा है। तो अब आपको क्या करना है, 14 लाख रुपए ओसीआई में ट्रांसफर करने हैं, बचा हुआ अमाउंट 1.3 लाख जो पी&एल में रिकॉग्नाइज कर। जैसे ही इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे फ्यूचर का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, क्योंकि एक साथ में आपने एसेट्स को उड़ा दिया है, ठीक है। तो आपका जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 12 साल हो जाएगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल हो जाएगी, सैल्वेज वैल्यू उसकी नहीं है, तो 4-4 लाख रुपए सालाना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। 13th वाले में आ जाते हैं। वीनस लिमिटेड हैज एन एसेट विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च X1 500 लाख रुपए पर, एज एट दैट date the value in use is 400 लाख and the fair value less cost to sell is 375 lakhs। इम्पेयरमेंट लॉस बनाओ, जर्नल एंट्री बताओ। अरे सर ये तो अब पूरा का पूरा रामायण पढ़ने के बाद में राम जी के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है, तो ये होमवर्क में कर लेना। 14th इलस्ट्रेशन में आते हैं। पब्लिशर owns 150 magazines title of which 70 were purchased and 80 were self created। ओके, एक पब्लिशर है, उसका काम एड वगैरह पब्लिश करना होगा, कोई आर्टिकल पब्लिश करना होगा, कुछ भी होगा। इसके पास में कुल मिलाकर 150 मैगजीन टाइटल्स हैं, जिसमें ये स्पेस जो है वो बेचता होगा, पैसे लेता होगा, कमाता होगा खूब सारा। द प्राइस पेड फॉर अ परचेज्ड मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये जो 150 है ना, इसमें से 70 तो खरीदे गए और 80 इसके खुद के क्रिएट किए गए हैं। तो खुद के क्रिएट किए तो सेल्फ जनरेटेड हो गए। The cost of creating magazine titles and maintaining the existing titles are recognized as an expenses when incurred। तो इसने क्या किया, जो सेल्फ क्रिएट किए थे ना मैगजीन टाइटल्स, उसके ऊपर जो खर्चा आया उसको इसने क्या कर दिया, खर्चे में बुक कर लिया, ठीक है। कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल। हर टाइटल से आपको कितना कितना कैश आता है ये हम सेपरेटली जानते हैं। टाइटल्स आर मैनेज्ड बाय कस्टमर सेगमेंट्स and the level of advertising income for a magazine title depends on the range of titles in the customer segment to which the magazine title relates। Okay, management has a policy to abandon old titles before the end of their economic lives and replace them immediately with new titles for the same customer segment। ठीक है। What is the cash generating unit for an individual magazine title? केस स्टडी क्वेश्चन है, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बताइए अब इसके लिए कैश जनरेटिंग यूनिट जो है वो क्या हो। ओके, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर एक टाइटल इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, उसका अलग ही कैश है, उसका सॉरी कैश जनरेशन की कैपेसिटी उसकी अलग है, अलग प्रकार के सेगमेंट में वो मतलब रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इनकम जो है हर सेगमेंट का अलग अलग प्रकार से आता है और कस्टमर भी अलग अलग टाइप के। तो सीधी बात है, इसके पास में ये जितने भी टाइटल्स हैं अभी जो इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, सब अपने अपने आप में स्मॉलेस्ट यूनिट हैं जो कि लार्जली कैश जो इनफ्लो है वो जनरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, दूसरे को लेना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को 150 टाइटल ही किसी को देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट कैश फ्लोस। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट टाइटल्स जो है वो सीजीयू का पार्ट बनना चाहिए। तो it is likely that the recoverable amount of individual magazine title can be assessed, even though the level of advertising income for a title is influenced to a certain extent, है ना, by the other titles in the customer segment। So cash inflows from direct sales and advertising are identifiable for each title, and in addition, although titles are managed by customer segments, decisions to abandon titles are made on an individual title basis। जैसे कि एक किया था ना अपन ने क्वेश्चन, वो बस कंपनी वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या था, बस कंपनी के पास में जो अलग अलग 5 रूट थे उसमें से वो किसी एक रूट को बंद नहीं कर सकता, पांचों चालू रखना पड़ेगा। इसमें कोई भी टाइटल अगर आपको घाटा दे रहा है या आपको उसमें बिजनेस नहीं करना, आप उसे बंद करिए, बाकी के चालू रखिए। तो देयरफॉर इट इज लाइकली दैट इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल generate cash inflow that are largely independent of each other and that each magazine title is a separate cash generating unit, है ना। चलिए 15वें सवाल में आते हैं। माइनिंग एंटिटी ओन्स अ प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, माइनिंग एंटिटी के पास में वो प्राइवेट रेलवे था। तो ये प्राइवेट जो रेलवे है ना
वो पूरा माइनिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, सीजीयू। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, बस कंपनी वाला फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये वापस रिपीट हो रहे हैं या वही क्वेश्चन है जो हमने कर लिए थे, पता नहीं, माइट बी रिपीट है शायद ये। या पहले हमने आगे आके थोड़ी ना करे थे, ये तो वहीं पे कर लिए थे जब हम लोग सीजीयू की बात कर रहे थे। राइट राइट राइट। चलिए आइए 17th इलस्ट्रेशन में आइए। देखिए कहता है significant raw material used for plant Y's final production is an intermediate product bought from plant X of the same entity। ये भी अपन ने पढ़ा था, याद करिए, एक प्रोविजन अपन ने पढ़ा था, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात हुई थी। एंटिटी एक प्रोडक्ट बनाती है और वो एंटिटी में ही कंज्यूम हो जाता है, तो इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एंटिटी तो बेच ही नहीं सकती इस चीज को। खैर और बात पढ़ते हैं। एक्स प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू वाई एट ए ट्रांसफर प्राइस that passes all margins to X. 80% of Y's final production is sold to customers outside of the entity। ठीक है। 60% of X का final production is sold to Y and the remaining 40% is sold to customer outside the entity। For each of the following cases, what are the CGU for X and Y? If X could sell the products it sells to Y in an active market and internal transfer prices are higher than market prices, what are the CGU for X and Y? और दूसरा, if there is no active market for the product X sells to Y, what are the CGU for X and Y? चलिए इसने सारे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दे दिए कि डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का केस तो है ही, बट एक में ऐसा है कि आप बाजार में बेच भी सकते हो उसको, और एक में ऐसा है कि बाजार में वो चीज बेची नहीं जा सकती, वो सिर्फ आपके एंटिटी लेवल पे काम आएगी। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए 17th इलस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन के स्ट्रक्चरिंग से ही स्पष्ट है कि अगर x जो है यहां पर इसके प्रोडक्ट का एक्टिव मार्केट प्राइस है, बाजार में इसका एक्टिव मार्केट प्राइस है, तो सीधी बात है x और y दो अलग अलग सीजीयू हैं, दो अलग अलग कैश जनरेटिंग यूनिट है, इवन दो उनका सारा प्रोडक्शन भी अंदर ही अंदर क्यों ना काम आ जाए। ठीक है, लेकिन यदि कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है प्रोडक्ट x का, राइट, ये सारा का सारा जो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में ही काम आ जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर बाद में पूरा का पूरा एंटिटी एज अ होल सीजीयू, एक सिंगल सीजीयू माना जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर एक्स कुड सेल इट्स प्रोडक्ट्स इन एन एक्टिव मार्केट एंड सो जनरेट कैश इनफ्लोज दैट वुड बी लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लोज फ्रॉम वाई। देयरफॉर इट इज लाइकली दैट एक्स इज अ सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट ऑल्दो पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज यूज्ड बाय वाई। ठीक है ना। सिमिलरली यही काम आपका y के लिए लिखा गया है, क्योंकि y जो है वो अपना प्रोडक्ट बाहर 80% जो है वो बाहर बेच देता है, तो इसका जो कैश फ्लो है वो एकदम लार्जली इंडिपेंडेंट है, तो इसके अंदर दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए और दोनों सीजीओ अलग अलग हो जाएंगे। इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात हमने पढ़ ली थी। कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर एक्स और वाई, अब यहाँ पर क्या हो गया कि आप बाजार में कुछ बेच नहीं सकते। इट इज लाइकली दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ईच प्लांट कैन नॉट बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द अदर प्लांट बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ एक्स प्रोडक्शन यूज इंटरनली एंड कुड नॉट बी सोल्ड इन एन एक्टिव मार्केट, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो कैश इनफ्लो ऑफ एक्स डिपेंड ऑन डिमांड ऑफ वाई का प्रोडक्ट, so therefore x cannot be considered to generate cash inflow that are largely independent of those of y and the two plants are managed together। इसलिए यहाँ पर x और y एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स माने जाएंगे, दोनों मिलाकर, और इनको मिलाकर ही एक सीजीयू बनेगा। समझ गए। 18th में आ जाते हैं। XYZ Limited produces a single product and owns plant 1 to 3. Each plant is located in a different country. Plant 1 produces a component that is assembled in either plant 2 or 3. ठीक है। The combined capacity of plant 2 or 3 is not fully utilized and XYZ Limited's products are sold worldwide from either plant 2 or 3. For example, plant 2's production can be sold in plant 3's country and if the products can be delivered faster from plant 2 than from plant 3. Okay, utilization level of plant 2 and plant 3 depend on the allocation of sales between the two sites. If there is no active market for plant 1 product, what are the cash generating unit for plant 1, plant 2 और plant 3? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम चीज जो है, फैक्ट्स आपके सामने एकदम क्लियर है कि प्लांट वन तो वैसे भी देखा जाए तो कहता है कि प्लांट वन तो बाहर ही है, क्योंकि उसका तो कोई मार्केट ही नहीं है। अब रही बात प्लांट टू और थ्री, ये डिफरेंट डिफरेंट सीजीयू हैं या एक ही सीजीयू है, तो इसके लिए देखो, आप ये देख पा रहे हो कि प्लांट टू और थ्री कोई इंडिपेंडेंटली कैश नहीं जनरेट कर रहे। प्लांट टू और थ्री हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव की तरह है ना, या तो दो से काम करेंगे या तीन से काम करेंगे, जैसी भी परिस्थितियां होगी। तो ये देखिए कहता है, इट इज लाइकली दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ईच प्लांट कैन नॉट बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली, बिकॉज पहला प्लांट वन का तो एक्टिव मार्केट ही नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर प्लांट वन का कैश इनफ्लो डिपेंड ऑन सेल्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट बाय प्लांट टू और प्लांट थ्री। फिर कहता है, although there is an active market for the products assembled by plant 2 or plant 3, but cash inflow for plant 2 and plant 3 depend on the allocation of production across the two sites. So it is unlikely that the future cash inflows for plant 2 and plant 3 can be determined individually. So as a consequence, पूरा का पूरा plant 1 2 3 क्या हो जाएगा, अपने आप में ही एक full fledged CG हो जाएगा, है ना। Illustration 19. Goodwill had previously been allocated to CGU A, and the goodwill allocated to A cannot be identified or associated with an asset group at a level lower than A. So except arbitrarily. Okay. So A is to be divided and integrated into three segments: CGU, B, C or D. How goodwill should be reallocated to B, C or D? तो देखिए बी सी और डी में कैसे एलोकेट करेंगे, याद है वो रिलेटिव फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रिलेटिव फेयर वैल्यू, बी सी डी के अंदर जो भी रिलेटिव फेयर वैल्यू है उनके रेशियो में हमें इसको एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेरीली एलोकेशन हो सकता है इसके अंदर और कुछ हो नहीं सकता, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 20, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है जो अभी अभी अपन ने किया था, शायद प्रीवियस सेशन में किया था। देखो क्या है, XYZ लिमिटेड हैज ए कैश जनरेटिंग यूनिट प्लांट ए एज ऑन 1 अप्रैल X1, जिसका कैरिंग अमाउंट 1000 करोड़ है। हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया था, गुडविल 200 करोड़ की आ गई थी। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, उसकी लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट उसका 600 करोड़ बताया जा रहा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस नंबर्स चेंज कर दिए गए। तो गुडविल और आइडेंटिफाइबल एसेट्स आपके अलग अलग हो जाएंगे। आइडेंटिफाइबल एसेट्स को आपको इंपेयरमेंट की तारीख तक डेप्रिसिएशन लगाना है, कैरिंग अमाउंट आपको उसका निकालना है। कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद में आपको ये देखना है कि रिकवरेबल अमाउंट उसका 600 रुपए ही है। तो जब 600 रुपए रिकवरेबल अमाउंट है तो आपको फिर 1100 माइनस 600, दैट मीन्स कि आपको अब इंपेयरमेंट बुक करना पड़ेगा। तो 500 करोड़ का इंपेयरमेंट बुक करेंगे तो 500 में से 200 की गुडविल उड़ जाएगी और फिर बाद में बाकी के आपके असेट्स उड़ जाएंगे, ठीक है ना। असेट्स कितने जाएंगे, 300 के चले जाएंगे, ये लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये आ गया अपना एनसीआई, गुडविल एनसीआई। नहीं भाई साहब, ये तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा, रहने दो, ये मत करो एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेंडिंग विद सीएफएस। ठीक है ना, क्योंकि सीएफएस के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, इसलिए इसको अपन रहने देते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में इंड एएस का क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको जैसा पहले बता रखा है, पुराने जमाने में रेलेवेंट हुआ करता था, अब नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, क्योंकि अब एएस हमारे सिलेबस से निकल चुके हैं। ये टेस्ट योर नॉलेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, Apex Limited is engaged in manufacturing of steel utensils. It owns a building for its headquarters. The building used to be fully occupied for internal use. However, recently the company has undertaken a massive downsizing exercise, as a result of which 1/3 of the building became vacant. This vacant portion has now been given on lease for 6 years. अच्छा, determine the CGU of the building. एक ही बिल्डिंग थी, स्टील यूटेंसिल्स बनाते थे, अब इसका 1/3 पोर्शन हमने वेकेट करके लीज पे चढ़ा दिया। क्या कहना है आपका, सीजीयू पे क्या इंपैक्ट आएगा बताइए। देखो यहाँ पे ये लिखता है खुद ही कि ये हेडक्वार्टर्स है, इसका मतलब एचओ,
एचओ का बिल्डिंग है, और एचओ का बिल्डिंग हमने क्या पढ़ा था, कॉर्पोरेट एसेट्स कहलाते हैं। ये देखिए इसके नीचे एग्जांपल है, देखो कॉर्पोरेट एसेट्स। तो कॉर्पोरेट एसेट्स को तो क्या किया जाता है, सीजीयू में अलोकेट किया जाता है, ये खुद सीजीयू नहीं होते कभी भी। तो कॉर्पोरेट एसेट्स है ना। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, कोई मैसिव डाउन साइजिंग एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से हमने 1/3 बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा दिया। तो अब यहां पे ये कहता है कि सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो आपके एचओ वाले एसेट्स हैं, कॉर्पोरेट एसेट्स हैं। कॉर्पोरेट एसेट्स तो सीजीयू में अलोकेट किए जाते हैं, खुद सीजीयू नहीं होते। तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग आपका हेड ऑफिस एसेट्स माना जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी इंपेयरमेंट वगैरह की बात आएगी तो हम इसको अलोकेट करेंगे, हमारे जो भी सीजीयू होंगे उसमें इस बिल्डिंग को अलोकेट किया जाएगा, ठीक बात है ना। तो फर्स्ट हो गया अपना क्वेश्चन, सेकंड हमने कर ही लिया था। थर्ड इसको आप करो पेंडिंग विद सीएफएस। सीएफएस के और भी क्वेश्चन हैं तो लगे साथ देख लेते हैं एक साथ ही। और नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तो कैलसी वाला क्वेश्चन है। देखिए हमने मशीन परचेज करी 100 करोड़ रुपए की, जिसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, रेजिडुअल वैल्यू बिल्कुल नहीं है, एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आने वाले ईयर्स में ये हमारे कैश फ्लोज हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। कैश फ्लो के ऊपर 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा लीजिए। फैक्टर लगाने के बाद में प्रेजेंट वैल्यू आएगी, उस प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या कहेंगे, वैल्यू इन यूज कहेंगे। वैल्यू इन यूज को आप 70 करोड़ से कंपेयर करिए, या तो वैल्यू इन यूज ज्यादा होगा या 70 करोड़ ज्यादा होगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसे हम कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। अब जो मेरा रिकवरेबल अमाउंट आएगा उसे मैं कंपेयर करूंगा हमारे 100 करोड़ के मशीनरी का डेप्रिशिएटेड अमाउंट, एक साल का डेप्रिशिएशन कितना, 5 साल लाइफ है ना इसका, तो 5 मतलब 80 से कंपेयर करूंगा मैं इन दोनों के हायर को। यदि 80 ज्यादा हुआ इनसे तो इंपेयरमेंट लॉस है, अदरवाइज नहीं है ना। तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसको कर लेना, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिफ्थ में आ जाओ। इसी क्वेश्चन में 31 मार्च x3 को देयर इज नो चेंज इन द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो एंड डिस्काउंट रेट, बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है 31 मार्च x3 को 40 करोड़ होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके तो इससे पहले आप अपने आंसर को सबमिट करो, कुछ याद दिला देता हूं मैं आपको। पेज नंबर 7.285 पे इस पैराग्राफ को पढ़ो और फिर आंसर दो। हाँ जी, तो अभी आपको ध्यान आया होगा कि भाई इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, इंपेयरमेंट लॉस का जो सवाल पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखते ही मालूम पड़ गया था कि इसमें डेफिनेटली रिवर्सल होगा, और रिवर्सल को एंटरटेन हमें नहीं करना है ना। देखो कहाँ गया ये सवाल अपना। हम्म क्या कह रहा है, देखो देयर इज नो चेंज इन द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लो में चेंज नहीं है, डिस्काउंट रेट में चेंज नहीं है, इसका मतलब जो अमाउंट बढ़ रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। तो यहां पर अपने को फिफ्थ में इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल अगर यदि आता है कोई तो करना नहीं है। आइए इसके कैलकुलेशन के बारे में देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ना ये, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है। तो हम 31 मार्च x3 को एस्टिमेट कर रहे हैं।
तो X3 को आने वाले कैश फ्लो है 30, 40 और 10। इसका प्रेजेंट वैल्यू वही है। अब ये पिछले वाले कैश फ्लो से ज्यादा क्यों है? क्योंकि अब ये बात देख पा रहे होंगे यहां पर, एक साल तो आपका एक्सपायर हो चुका है, तो ये आपको काउंट नहीं करना। फिर फैक्टर्स जो है वो अब यहाँ पे 0.9091 अब यहाँ पे लगेगा, 0.82 यहाँ पे लगेगा और 0.75 यहाँ पे लगेगा। तो जाहिर सी बात है ना, कैश फ्लो तो इंक्रीज आएगा, क्योंकि साल जैसे जैसे बीतते जाएंगे वैसे वैसे कैश फ्लो निकट आते जाएंगे और डिस्काउंटिंग उनकी कम होने की वजह से प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये आता है आपका 67.84। So now the present value is 67.84 and your carrying amount, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका 40 करोड़ है ही, तो इन दोनों में से ज्यादा क्या है? ये 67.84 है। और कैरिंग अमाउंट आपका मशीनरी का पिछले क्वेश्चन के हिसाब से 56.48 आ रहा होगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। तो आपको ऐसा डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि 56.84 ये मेरा कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट 67.84। तो क्यों ना मैं इसका रिवर्सल कर दूं इम्पेयरमेंट लॉस का, बस यही बात गलत हो जाएगी, बिकॉज दिस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय इंड AS नंबर 36। स्पेसिफिक केस है ये, है ना, मैंने आपको कहा भी था स्टैंडर्ड ने मना किया है। देखिए, तो पैराग्राफ कोट कर दिया इन लोगों ने, बोल दिया कि इस पैराग्राफ के हिसाब से स्पेसिफिकली ये रिवर्स नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये पैसेज ऑफ टाइम की वजह से हुआ है, तो ये आपका रिवर्सल के लिए लायबल नहीं है। ठीक है ना? तो जो भी 4.69 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस आप जो कह रहे हो, रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो अपना ये 4th एंड 5th क्वेश्चन भी डन। 6th क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन के अंदर, अच्छा 100 लाख का एसेट्स हमने परचेज किया, इसका लाइफ है 4 साल और रेजिडुअल नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट हर साल अलग अलग निकाले जा रहे हैं, एक बार है 60, फिर 40, फिर 28। तो कहता है इम्पेयरमेंट लॉस निकालो और रिवर्सल निकालो। ठीक है, तो अगर इसका 100 वाले एसेट्स का लाइफ 4 साल है तो 75 आ रहा होगा या फर्स्ट ईयर के एंड में, तो 75 फर्स्ट ईयर के एंड में इसका कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट 60 है, इसका कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो गया, इसलिए 15 का लॉस हमको बुक करना पड़ेगा। अब अगली बार इसका, अब जो 60 रुपीज इसकी कैरिंग अमाउंट हो चुकी है, अगली बार X2 को ये कितनी हो जाएगी बताओ? लाइफ तो भाई वही रहने वाली है ना। अब 60 को मैं क्या करूंगा, आने वाले 3 ईयर्स में डेप्रिशिएट करूंगा। तो अगली बार मैं 20 रुपीज का डेप्रिशिएशन लगा चुका रहूंगा, तो मेरा असेट्स आ रहा होगा 40 रुपीज का, जिसका रिकवरेबल अमाउंट 40 है। तो इसका मतलब अगली बार नो इम्पेयरमेंट लॉस। और 40 के बाद में मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, कितने साल का? वही 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 20 रुपीज हो जाएगा। और 20 का जो रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 28। तो यहां पर मुझे इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर देना चाहिए। अब बताओ कितना करना चाहिए? 8 रुपीज का रिवर्सल कर सकता हूं क्या मैं? वही बात है, स्टार्टिंग से आपको ये मानते हुए चलना है कि कभी इम्पेयरमेंट किया ही नहीं था, तो आज इसका कैरिंग अमाउंट कितना था उतना ही रिवर्सल हो सकता है। कितना? 5 लाख का रिवर्सल कर सकते हैं। ओके, तो आउट ऑफ 8 हम लोग सिर्फ 5 का ही रिवर्सल कर सकते हैं। रिवर्सल सिर्फ 5 का हो सकता है, इसके बियॉन्ड जो भी होगा वो क्या होगा आपका? गेन, OCI रिवैल्यूएशन गेन। और वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। जनरली ये लोग उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है, तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी रिवैल्यूएशन वाली है तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दीजिए 3 रुपए से, तो यहाँ पे आपको 5 रुपए का गेन, सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल देखने को मिलेगा, है ना? तो ये हो गया 5 लाख रुपए का, यहाँ पे अपन रिवर्सल कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पढ़ने के बाद में अगर आपको प्रोविजन सारे क्लियर हैं, बाद में सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा कि जो थोड़ा भी टफ है। 6th क्वेश्चन हो गया अपना। 7th क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज कैश फ्लोज के ऊपर था, वो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। नाउ 8th क्वेश्चन में कहता है कैश फ्लो जो है वो आपके 100, 200 और 300 है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 10, 60 और 30 है। आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकालने हैं। आपको क्या निकालने हैं? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालने हैं। तो निकल जाएंगे। 100 की प्रोबेबिलिटी 10%, 200 की 60 और उसका 30। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली टोटल कैश फ्लो कितना आ सकता है आपको। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10%, 200 मल्टीप्लाई बाई 60% और 300 मल्टीप्लाई बाई 30%, समेशन इक्वल्स टू दी माई एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। क्योंकि एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज में क्या होता है ना कि कई बार लोग एग्जैक्ट कैश फ्लो प्रिडिक्ट नहीं करते, उस पर प्रोबेबिलिटी दे देते हैं कि भाई टोटल में मुझे लगता है कि 1 लाख का कैश फ्लो आना चाहिए, बट 1 लाख के कैश फ्लो के आने की प्रोबेबिलिटी है 60%। अब किसी को लगता है कि नहीं 1,50,000 का कैश फ्लो आना चाहिए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। तो आप अपनी वेरियस रेंज बना लीजिए कैश फ्लोज की, प्रोबेबिलिटी असाइन कर दीजिए और प्रोबेबिलिटी सम कर दीजिए, वही आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जिसमें आपको सारे प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देगा ये कि 1,000 जो है वो आपको 1 साल में मिलने वाला है, 2 साल में मिलने वाला है और 3 साल में मिलने वाला है। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 10, 60 और 30। कहता है कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एज्यूमिंग एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 5%, 5.25% एंड 5.5% इन 1, 2 और 3। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ये तो फालतू में कैलसी चलाने वाले क्वेश्चन है, राइट। डिस्काउंट रेट अलग अलग दे रखी है अपने पास में और इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो अब अपने को क्या करना है? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल लेना है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस है। आप अपने नंबर्स को प्लॉट करिए, प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेट जो है वो बिठा दीजिए इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट भी नहीं है इसके अंदर, आपको सारा का सारा 1,000 रुपये का कैश फ्लो या तो 1 साल में मिल जाएगा या 2 साल में मिल जाएगा या 3 साल में मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। तो डिस्काउंट रेट तो आप चलो यूज ले लेंगे 5, 5.25, 5.5, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश फ्लो क्या होंगे बस इतना बता दीजिए। कैश फ्लो क्या लेंगे आप जब अपन कैश फ्लो निकालते हैं ना यहाँ पे? डिस्काउंट रेट तो आपको पता है कि आपको 5 लेनी है, फिर 5.25 लेनी है, फिर आपको 5.5 लेनी है। कैश फ्लो क्या क्या होंगे? राइट, तो 1,000 का वही 10%, 1,000 का 6%, 60% और 1,000 का 30%। तो ये आपके कैश फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप डिस्काउंट रेट लगा दीजिए, आपका आ जाएगा कैश फ्लो। फिर 10वें क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। एस्टिमेटेड अमाउंट फॉल समवेयर बिटवीन 50 to 50, बट नो अमाउंट इन द रेंज इज मोर लाइकली देन एनी अदर अमाउंट। अच्छा, 50 और 250 के बीच में कोई एस्टिमेटेड अमाउंट आएगा, पता नहीं है कितना आएगा, और कोई अमाउंट नहीं आएगा। तो ठीक है, 50 और 250 दोनों को इक्वल वेट दे दीजिए। 50 और 250 दोनों को आप इक्वल वेट दे दीजिए। ठीक है, इसका मतलब सिंपल इसका वो कर लीजिए, सिंपल एवरेज कर लीजिए, तो ये मिलने वाला है। 50-50% प्रोबेबिलिटी असाइन कर दीजिए दोनों को, या तो 50 रुपये मिलेंगे या 250 रुपये मिलेंगे, और वो अमाउंट जो है वो इन्हीं अमाउंट के अंदर है, और कोई दूसरे अमाउंट की उसमें कोई इसके अंदर रेंज बन नहीं रही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। फिर कहता है एस्टिमेटेड अमाउंट फॉल्स समवेयर बिटवीन 50 एंड 250, रेंज हमारी यही है, बट द मोस्ट लाइकली अमाउंट इज 100, हाउएवर द प्रोबेबिलिटीज अटैच्ड टू ईच अमाउंट आर अननोन। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है। 50, अब एक अमाउंट 100 भी आ गया और एक अमाउंट 250 भी आ गया। अब मैं आपको ये कहता हूं, इसके मैथ्स के हिसाब से बताइए, ये इंडेक्स 36 के क्वेश्चंस नहीं है, पता नहीं कहां से बना दिए उसने क्वेश्चंस, कैश फ्लो के एस्टिमेशन पे क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है ना, तो रही बात, सीधी बात है, इंडेक्स 36 तभी लगा पाएंगे ना जब कैश फ्लो निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कैश फ्लो में एग्जामिनर ने अटका दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए 50, 100 और 250,
आपको लगता है कि ये अमाउंट आपको मिल सकते हैं, मोस्ट लाइकली अमाउंट 100 है और बाकी अमाउंट की प्रोबेबिलिटी कुछ पता नहीं है, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा बताइए। देखिए हमें किसकी कोई प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ पे पता नहीं है, इनका कहना है कि 100 जो है वो मेरा मोस्ट लाइकली अमाउंट है, तो पता नहीं है ना क्या है, तो बस 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई सबकी, है ना। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 1/3 हो गई है। अब ये कह रहा है कि 100 रुपए जो है वो मेरा मोस्ट लाइकली अमाउंट है, तो मोस्ट लाइकली अमाउंट यदि 100 रुपए है तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी बताता तो हम उसको स्पेसिफिक वेट दे देते कि भाई 100 के चांस 80% है, इसके 0.1, इसके 0.1 है, इसके 0.8 है, तो वैसा कर देते हैं अपन। जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा है कि आपका एस्टिमेटेड अमाउंट जो 50 आएगा उसकी 10% प्रोबेबिलिटी, 250 आएगा उसकी 30% प्रोबेबिलिटी है, और 100 आएगा उसकी 60% प्रोबेबिलिटी। बट इसमें कुछ पता नहीं है कि अमाउंट जो है वो 50 से 250 के बीच में रहने वाला है, मोस्ट लाइकली 100 है। आई कुड हैव गिवन मोर वेट टू दिस 100। अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता ना स्पष्ट, तो मैं डेफिनेटली 100 को थोड़ा ज्यादा वेट देता। मतलब 1/3 देने का मतलब तो सबके इक्वल इक्वल चांस हो गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, अब इसको मैं कितना वेट दूं, तो अब वही बात है, अजम्पशन लेनी पड़ेगी, है ना। अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और अजम्पशन लेंगे तो फिर बाद में मल्टीपल अजम्पशंस मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब इसके आंसर को भी चेक कर लेते हैं। हम्म देखिए अगर 50 और 250 इनके अंदर ही वो कैश फ्लो है, तो सीधा सीधा इन्होंने इक्वल वेट दे दिया दोनों को, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है वो आने का चांस है 150 रुपया आ सकता है। फिर कहता है 50, 100 और 250, तो इसके अंदर देखो इसने 1/3 वेट दे दिया ना सबको, 3 से डिवाइड कर दिया, तो 133 आएगा। अगर मोस्ट लाइकली 100 पर ज्यादा एम्फोसिस कर रहा था ये, तो ये हमको 100 का वेट बता देता भाई कि 100 के प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी बनती है, और बाकी के अंदर सबका प्रोबेबिलिटी जो है वो दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9th वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1000 रुपए की आने की संभावना 10% है, 1000 रुपए की आने की संभावना 60% है, फिर 1000 के आने की संभावना 30% है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो आपको यहाँ पे अलग अलग 5% से फिर वो समथिंग समथिंग अलग अलग चेंज रेट से लेना है, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये थोड़े से हटके क्वेश्चन थे नॉर्मल। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है आपका 11th क्वेश्चन, मार्केट एज इंपॉर्टेंट। देखिए तो जो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में हमने पढ़ा था, उसके ऊपर ये फुल फ्लेज एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे कहता है देखिए, एलिया लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच डील्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड बेवरेजेस। It is having various plants across India. There is a machinery A in the Baroda plant which is used for the purpose of bottling. And there is one more machinery which is machinery B clubbed with machinery A. Okay. Machinery A can individually have an output and also sold independently in the open market. इसका मतलब मशीन A अपने आप में इंडिपेंडेंटली बिक सकता है, एंड मशीनरी B cannot be sold in isolation and without clubbing with machine A. तो B जो है वो A का पार्ट है और B को अलग से बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। एंड विदाउट क्लबिंग विद मशीन ए इट कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट एज वेल, और वो आउटपुट भी नहीं बना सकती है, तो उसको मशीन ए का सहारा लेना पड़ेगा। कंपनी कंसिडर दिस ग्रुप ऑफ एसेट्स ऑफ ए सीजीयू, और जिसमें एक इन्वेंट्री भी है 2 लाख रुपए की, गुडविल भी है 1.5 लाख रुपए की, ये सारी चीज जो है वो सीजीयू में है। मशीनरी ए वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 10 लाख, और उसका रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। मशीनरी बी वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 5 लाख विद नो रेजिडुअल वैल्यू, एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ मशीन ए और बी इज 10 ईयर्स। कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग कैश फ्लो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स पर्टेनिंग टू मशीनरी ए। द इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट ऑफ द कंपनी इज 10%। देखिए मशीनरी ए आपको ये कैश जनरेट करके देगी, सीधी सी बात है।
अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो आपको इसको पहले तो इसकी प्रीवी निकाल लेनी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है 10%, 4 डिजिट फैक्टर्स ले लीजिए जो भी है, ठीक है। फिर हम इसका देखेंगे रिकवरेबल अमाउंट कितना आता है फेयर वैल्यू से कंपेयर करके। 31 मार्च 18 को प्रोफेशनल वैल्यूअर ने बताया कि करंट मार्केट वैल्यू इस मशीनरी की 7 लाख है। तो जो भी पीवी आएगी उसको हम 7 लाख से कंपेयर करेंगे, जो भी ज्यादा होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगा। कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके देखेंगे कहीं इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं हो गया। वैल्यूएशन फीस जो है वो 1 लाख रुपए की लग गई, ये अच्छी बात है, ये नहीं आया कहीं अभी तक। इसका क्या करेंगे मैं आपसे पूछूंगा कि जो 1 लाख रुपए की ये वैल्यूएशन फीस लगी है इसको मुझे कैश फ्लोस के अंदर क्या करना चाहिए देखेंगे, ठीक है ना। फिर कहता है देयर इज अ नीड टू डिसमेंटल द मशीनरी बिफोर डिलीवरिंग टू द बायर। अच्छा, इसमें तो और भी बढ़िया बात हो गई, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ गई 1.5 लाख रुपए की, और पैकेजिंग कॉस्ट भी आ गई 25,000 रुपए की, लीगल फीस भी आ गई 75,000 रुपए की। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया जहाँ पे खर्चे भी हैं हमारे। तो आप तो जानते ही है ना दोस्तों, फेयर वैल्यू नहीं, साथ साथ में कॉस्ट टू डिस्पोजल भी आता है। तो आपकी जो भी फेयर वैल्यू निकली है 7 लाख रुपए की, उसमें से आपको अपनी कॉस्ट टू डिस्पोजल घटानी पड़ेगी, तब जाके इसकी फेयर वैल्यू सही आएगी। तो 1 लाख रुपए की वैल्यूएशन फीस, 1.5 लाख की डिसमेंटलिंग, तो 2.5 लाख तो ये हो गए, 2.5 लाख और 25 और 75 ये हो गए 1 लाख, तो 3.5 लाख रुपए हो गए, है ना। तो आपकी जो फेयर वैल्यू आई है ना 7 लाख रुपीज की, इसमें से 3.5 के तो खर्चे हो जाएंगे आपको अगर आप इसको बेचने निकलोगे तो देख लेना, उसके हिसाब से काम करना। फिर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम इंड AS 2 के हिसाब से करेंगे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ CGU इज 10 lakhs, पूरा का पूरा CGU का रिकवरेबल वैल्यू 10 लाख निकाला गया है। एंड इन दैट नेक्स्ट ईयर द कंपनी हैज डन द असेसमेंट ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ द CGU एंड फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ सच CGU इज 11 lakhs। बाद में CGU की वैल्यू 11 लाख हो गई अगले साल, ठीक है। The recoverable value of the machinery is 450 and the combined machinery A and B is 760 as on 31st March 19. Required compute the impairment loss on CGU and carrying value of each asset after charging impairment loss for the year ended 31st March 18 by providing all the relevant working notes to arrive at such calculation. ठीक है। Compute the prospective depreciation once your impairment is done और 31 मार्च 19 को CGU का अमाउंट बताओ। दैट मीन्स कि 31 मार्च 19 को यदि कहीं कोई रिवर्सल हो रहा है तो क्या रिवर्सल हम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना करेंगे, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगा। तो ये हुआ अपना अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपका रिवर्सल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इसको करो, स्टार्ट करो, इंपेयर तो करो, ठीक है ना, इंपेयरमेंट तक का काम करो। इंपेयरमेंट करने के बाद में कितना वैल्यू आता है रिवाइज्ड, और प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, रिवर्सल पे मैं आपको हेल्प करूंगा, इंपेयरमेंट तक का काम करूं। हाँ जी दोस्तों, तो आई होप आपने किया होगा इंपेयरमेंट लॉस तक। चलिए हम इंपेयरमेंट लॉस तक के क्वेश्चन को एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें दोस्तों ये है कि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज दे दी है जिसकी वजह से आपकी गलती होना तय है, ठीक है। अगर आप उस चीज को क्रैक कर लिए तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। देखिए क्या है वो चीज। सबसे पहले देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको कहा कि ये कैश फ्लो मशीनरी ए से जो कैश फ्लो आने वाले हैं वो आपके ये सारे कैश फ्लो आने वाले हैं, ठीक है। और इसने ये कह दिया कि भैया एक्सक्लूडिंग, ये है आपका एक्सक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू। जब आपको पता है कि हम कैश फ्लो का सेशन ले रहे थे, मतलब इंड AS 36 के अंदर कौन कौन से कैश फ्लो हमें शामिल करने चाहिए, तो आपको पता है कि हमें यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू लेनी होती है। अब उन्होंने जनरली क्या था, स्टूडेंट जल्दीबाजी में इतने बड़े क्वेश्चंस के अंदर जो कैश फ्लो दिए हुए होते हैं वही कैश फ्लो ले लेता है और लेने के बाद में उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। रीजन ये है क्योंकि अगर ये एक्सक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू है तो आपको इसमें इंक्लूड करना है रेजिडुअल वैल्यू कि आपका रेजिडुअल वैल्यू कितना है। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 50,000 जो है वो हमारा रेजिडुअल वैल्यू है, तो 50,000 के रेजिडुअल वैल्यू को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती है। अब इस गलती का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं कहता हूं कि आपको टोटल 0 नंबर भी मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। रीजन क्या है
कि अगर मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट, ये वैल्यू इन यूज अगर ज्यादा आ गया, हायर आ गया, तो पता क्या होगा, अगर ये वैल्यू इन यूज हायर आ गया तो आगे का सारा क्वेश्चन इसके कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट से पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि फेयर वैल्यू वाला अगर ज्यादा आया तो केवल आपको इस स्टेप में नंबर कट जाएंगे, बाकी के मिल जाएंगे। तो यही होता है दोस्तों, स्टेप मार्किंग में कुछ फायदे कुछ नुकसान दोनों ही होते हैं। अगर ऐसी कोई स्टेप है जो आगे कनेक्टेड है, आगे इम्पैक्ट करती है पूरे क्वेश्चन को, तो आपका फिर बाद में पूरा क्वेश्चन हम पर हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, आपको पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों साल का आपको कैश फ्लो लेना था, तो ये आपके कैश फ्लो हो गए। पांचवें साल में आपको यहाँ पे 50,000 और ऐड करना है। पीवी फैक्टर 10% से अपने को लेना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पीवी फैक्टर में इन्होंने फैक्टर्स तो क्वेश्चन में दिए नहीं है, तो सबके थोड़े बहुत इधर उधर आ सकते हैं। जिन्होंने 3 डिजिट लिया है, जिन्होंने 4 डिजिट लिया है, फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो फैक्टर आप 10% से ले लीजिए, 3-4 डिजिट जितने का भी आप निकालते हैं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू इन यूज आएगा समेशन ऑफ द कैश फ्लोज, है ना। तो ये आपका उम्मीद करता हूँ सब कुछ जो है वो सही हुआ होगा, और इस पर मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे ही दिया है। तो हमारा वैल्यू इन यूज जो है दोस्तों, वो वैल्यू इन यूज आता है यहाँ पे 489650। 489650 हमारा वैल्यू इन यूज आता है। चलिए, वैल्यू इन यूज के बाद में हमें क्या निकालना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, है ना। इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वही तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट कहलाता है। तो अब देखिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल में भी यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, ठीक है। अब वो बात ये बताइए कि खूब सारे खर्चे हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर? खूब सारे खर्चे हैं। देखिए, 7 की फेयर वैल्यू है और टोटल खर्चा 3.5 का है। तो आप कहोगे सर फेयर वैल्यू 3.5 होनी चाहिए, जबकि दोस्तों यहाँ पे भी एग्जामिनर ने आपके साथ में एक बहुत, कहते हैं ना कि आपको कंफ्यूज करने का एक और जाल बिछा दिया। वो जाल ये बिछाया कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोग इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आए थे। देखिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सेलिंग कॉस्ट है ये। सीटीएस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट टू सेल बोलिए, चाहे आप इसको कॉस्ट टू डिस्पोजल बोलिए। इसके अंदर बेसिकली क्या आनी चाहिए? आपकी सेलिंग कॉस्ट आनी चाहिए या डिस्पोजल कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट और डिस्पोजल कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो देखिए, यहां पे कहता है देयर इज अ नीड टू डिसमेंटल द मशीनरी बिफोर डिलीवरिंग टू द बायर। डिसमेंटलिंग पे इतना खर्चा आएगा, पैकेजिंग पे इतना खर्चा आएगा, लीगल फीस जो है वो आपकी 75,000 लगेगी। ये सब सेल से रिलेटेड खर्चे हैं। लेकिन आपको पता है इसका वैल्यूएशन कराने पे 1 लाख रुपए लगा आपका। 1 लाख रुपए आपका वैल्यूएशन कराने पे लगा। तो पता है ये जो 1 लाख रुपए आपके लगे, है ना, ये आपका सेलिंग कॉस्ट नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे 3.5 पूरे ले लिए तो गलत हो जाएगा, है ना। 3.5 पूरा ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो आई होप इसमें भी आपने सावधानी रखी होगी। तो देखिए, फेयर वैल्यू आपकी कितनी है? 7 लाख है। फेयर वैल्यू आपकी 7 लाख है। इसमें आपके सारे खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि वो डिस्पोजल से रिलेटेड है। बट 1 लाख रुपए का खर्चा जो है वो वैल्यूएशन का है, वैल्यूएशन कराने का खर्चा है। तो देखिए दोस्तों, आप जो चीजों का फेयर वैल्यू कराते हो ये तो रूटीन कोर्स में कराते रहते हैं। आप जब भी आप रिवैल्यूएशन कराते हो तो पीपी का वैल्यूएशन आपको एक सर्टिफाइड वैल्यूअर से कराना होता है। तो सर सीधी सी बात है, वैल्यूएशन का खर्चा डिस्पोजल के ऊपर खर्चा नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 7 लाख की फेयर वैल्यू और 2.5 लाख का ये खर्चा, तो आपकी फेयर वैल्यू हो गई 4.5 लाख। अब देखिए दोस्तों, 4.5 लाख और 489,650 दोनों में से ज्यादा कौन है? तो आप कहोगे सर ए ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट होगा वो हायर होगा ए और बी से। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 489,650, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग इंपेयरमेंट लॉस के बारे में। तो इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकाला जाएगा? देखिए दोस्तों, इंपेयरमेंट लॉस इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हमारे पास में 2 मशीन है, एक तो मशीन ए, दूसरा मशीन बी। मशीन ए जिसकी कीमत है 10 लाख, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। इसका मतलब इसका डिप्रिशिएबल अमाउंट 9.5 लाख है। 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। एनुअली डेप्रिशिएशन 95,000 का लगेगा। तो आपने 1/4/2013 को ये मशीन खरीदी थी
है ना। और हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कब कर रहे हैं पता है, 31 मार्च 18 को, 31 मार्च 18 को हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा 5 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा ना, 13 से लेकर 18 तक का, तो 5 साल का डिप्रिसिएशन हो गया 475। तो अगर हमारी 10 लाख की एसेट 475 से डिप्रिशिएट हो जाती है तो उसकी वैल्यू बचती है फिर 525। सिमिलरली ऐसा ही आपको मशीन बी का करना है, बट मशीन बी में आप डिप्रिशिएटेड वैल्यू तो निकाल सकते हो, राइट। मशीन बी में डिप्रिशिएटेड वैल्यू तो निकाल सकते हो, बट मशीन बी का इंडिपेंडेंट इंपेयरमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन बी एक अलग से सीजीयू नहीं है और मशीन बी मशीन ए पर डिपेंडेंट है। तो मशीन बी को हम लार्जर लेवल पे चेक करेंगे, ठीक है ना। बट मशीन बी का कैरिंग अमाउंट तो निकाल लो। तो कैरिंग अमाउंट निकालेंगे तो मशीन बी को आपने 1415 को खरीदा था 5 लाख रुपए में, इसका रेजिडुअल वैल्यू नील है, डेप्रिशिएबल अमाउंट पूरा कॉस्ट है, 10 साल में आप इसको अलोकेट करेंगे, 50,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। 15 से लेकर 18 तक 3 साल हुए, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 50,000 के हिसाब से 1.5 लाख का हुआ। तो 5 में से 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में 3.5 लाख की आपकी ये मशीन जो है बचती है, ठीक है। फिर आता है, देखिए ये आपके कैरिंग अमाउंट हो गए हैं और हमारा रिकवरेबल अमाउंट भी आ गया। तो इंपेयरमेंट लॉस मैं सिर्फ और सिर्फ किसका करूंगा, पहले मशीन का करूंगा। तो देखिए कैरिंग अमाउंट 525, इसका रिकवरेबल अमाउंट ओनली मशीन ए का, तो फर्स्ट मशीन में आपका 35,350 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। ये तो था मशीन लेवल पर, इंडिविजुअल सीजीयू लेवल पर, स्मॉलेस्ट सीजीयू लेवल पर इंपेयरमेंट चेक करना। अब देखिए मेरा एक पूरा का पूरा सीजीयू का ग्रुप है। नाउ आई विल चेक इंपेयरमेंट लॉस एट सीजीयू लेवल। तो सीजीयू लेवल पे देखिए मैं जब चेक करूंगा इस इंपेयरमेंट लॉस को, तो मेरे पूरे सीजीयू में क्या क्या चीजें हैं। आप कहोगे सर एक तो गुडविल है, एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, एक है इन्वेंट्री, ये सारी चीज मिलाकर मेरा एक पूरा सीजीयू बनता है, ठीक है ना। और इसका कैरिंग अमाउंट कितना है, गुडविल का कैरिंग अमाउंट 1.5 लाख, मशीन ए का 525, मशीन बी का 3.5 लाख और इन्वेंट्री का 2 लाख। ओके, ये वो अमाउंट है जिसपे अभी मैंने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं किया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो इसको अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और वो ये है कि ये अगर सीजीयू लेवल पे हम इसको चेक करते हैं ना, तो सीजीयू लेवल पे आपको पता है इसका पूरे के पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट 1225 की बजाय 10 लाख आ रहा है। 1225 की बजाय कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहा है। तो क्लियर मालूम पड़ रहा है कि सीजीयू लेवल पे हमें 225 का लॉस है, सीजीयू लेवल पर हमें कितने का लॉस है, 225 का लॉस है। अब इस 225 के लॉस का क्या करना है, आपने 105 पढ़ा है वही बात, और 36 में भी वही बात है। सबसे पहले तो गुडविल को रिड्यूस कर दो, ये लीजिए गुडविल को रिड्यूस कर दिया। गुडविल को रिड्यूस करने के बाद में आपको क्या करना है, बचे हुए इंपेयरमेंट लॉस को बचे हुए असेट्स में बांट देना है कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में। अब रही बात इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री तो 105 में भी स्कोप आउट था, यहाँ पे भी स्कोप आउट ही है, क्योंकि इन्वेंट्री पे इंपेयरमेंट लॉस हम नहीं प्रोवाइड करते। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है वो इंड AS 2 के हिसाब से होता है, तो इन्वेंट्री के ऊपर हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में सीधी बात है, रह गया मशीन ए और मशीन बी। तो मशीन ए और मशीन बी का जो कैरिंग अमाउंट है आप देखिएगा जरा, वो कितना है, 525 और 350, 525 और 350। तो आप अगर इसको 525 और 350 के रेशियो में बांट देते हैं 75,000 के लॉस को, बिकॉज 225 में से 150 का लॉस तो बुक कर चुके हो आप गुडविल में, बच गया 75, तो 75 को 525 और 350 में बांट दो। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था उस समय, ठीक है, कि ब्लाइंडली नहीं बांटना है। अगर ऐसे ही आप सीधा बांट दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बांटोगे तो पता है क्या आएगा, आप बांटोगे तो आएगा 45,000 और 30,000, जबकि ये ऐसा करना गलत हो जाएगा। रीजन क्या है पता है, रीजन ये है कि सर मशीन ए का इंपेयरमेंट लॉस कुल मिला के 35,350 आ रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, तो इससे ज्यादा तो इंपेयर हो ही नहीं सकता ना मशीन ए। इसका मतलब मशीन ए को तो आप सिर्फ इतना ही इंपेयर कर सकते हो। देखिए बांटना तो लास्ट उपाय होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द लास्ट थिंग। जब तक रैशनल है चीजों में, जब तक लॉजिक है, तो पहले लॉजिक से काम करो ना, बाद में बात करेंगे।
तो अगर मशीन ए में इंपेयरमेंट लॉस ही 35 का है तो इससे ज्यादा मैं इसको क्यों अलोकेट कर सकता हूं भाई? बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना। इसलिए मशीन ए पर मैं इतना ही लॉस एलोकेट करूंगा। अब बचेंगे, अब जितने भी एसेट्स मेरे बचेंगे ना उसमें मैं लॉस को बांट दूंगा। बट मेरे पास में फॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ एक ही एसेट्स बचा है, तो जितना भी लॉस होगा मेरे पास, जितना भी मेरे पास में लॉस होगा उसके सारे के सारे लॉस को मैं यहाँ पे मशीन बी में जो है बांट दूंगा। आगे नहीं आगे बात समझ में आपको? बोलिए, है ना? तो इस प्रकार से ये इंपेयरमेंट लॉस जो है वो सीजीयू लेवल पे हम करेंगे, ठीक है। फिर बाद में हमारे इस सीजीयू का टोटल जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? तो देखिए सर, हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट मशीन ए का जो आता है वो आता है 489650, मशीन बी का आता है 310350। तो ये हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गया। रेजिडुअल वैल्यू आपको पता ही है इसकी 50,000 है, ठीक है। मशीन ए की लाइफ अभी 5 साल बची है क्योंकि 5 साल पहले उसको खरीदा था। मशीन बी की लाइफ भी 10 साल है लेकिन इसको अभी 3 साल पहले ही खरीदा था, तो 7 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है। तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली आ गया। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो आपकी बहुत ही नॉर्मल है ना। फिर देखिए हमारा जो टोटल सीजीयू है, इस सीजीयू के अंदर अभी ये सारे एसेट्स हैं। गुडविल बिल्कुल भी नहीं रहा, ठीक है। मशीन ए ये रह गया आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, है ना। मशीन बी इसकी वैल्यू हो गई आपकी 266015 और इन्वेंट्री 2 लाख की रह गया। तो कहने का मतलब ये हमारे सीजीयू के अपडेटेड नंबर्स हो गए, ये हमारे सीजीयू के अपडेटेड नंबर्स हो गए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन। आई होप आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंपेयरमेंट लॉस का अलोकेशन, इनिशियल अलोकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब रिवर्सल की बात करते हैं इसके अंदर, है ना। 31 मार्च 19 तक का हमने कैरिंग अमाउंट इनको बता दिया बिफोर रिवर्सल। 18-19 में इम्पेयरमेंट लॉस भी बता दिया, पूरा सीजीयू का ब्लॉक कितना होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट वो कितना होता है वो सब बता दिया। अब जो 31 मार्च 19 को हमारे जो कैरिंग अमाउंट्स आए हैं उनमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो ये रिवर्सल जो है वो कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कहता है कि हमारे सीजीयू का एज अ होल जो टोटल अमाउंट हो गया है वो 11 लाख रुपए हो गया है, जिसमें से हम मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट 4.5 लाख बता रहे हैं और द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ मशीन ए इज 450। अच्छा, एंड कंबाइंड मशीन और ए और बी का जो रिकवरेबल वैल्यू है वो 760 है। तो मशीन बी का रिकवरेबल वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं इस डेटा से। चलिए, तो अब देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं हाउ टू डील विद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये ही है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस देखिए, आपको सबसे पहले तो देखो ये देखना है कि स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आपका कैरिंग अमाउंट क्या होता हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट हमारा होता ही नहीं तो हमारा कैरिंग अमाउंट क्या होता, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज जो आपका रिकवरेबल अमाउंट आया है वो क्या है, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है ना उसी का रिवर्सल हम कर सकते हैं। चाहे तो आप एक बार प्रोविजन पढ़ लो जो मैंने आपको बताया था, वापस से वो पैराग्राफ पढ़ के देखो जरा, आपको यही मिलेगा कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में ये बात लिखी हुई है कि यदि आप इम्पेयरमेंट लॉस लगाते ही नहीं तो आपका कैरिंग अमाउंट जो है वो क्या है। और दूसरी बात ये कि रिकवरेबल अमाउंट होना तो चाहिए ना रिवर्सल करने के लिए। रिकवरेबल अमाउंट ही यदि नहीं होगा तो फिर कैसे रिवर्सल करेंगे। तो देखिए हमारे पास में कौन कौन सी मशीन है, मशीन ए है, मशीन बी है और सीजीओ में इन्वेंट्री है। और रही बात गुडविल की, तो होने को तो गुडविल भी है बट हम गुडविल पर काम नहीं करेंगे। तो गुडविल को लिखने से कोई फायदा यहाँ पर अपने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस कभी रिवर्स नहीं होता है। तो इन्वेंट्री की यदि बात करें तो इन्वेंट्री में इन्होंने कोई एडजस्टमेंट हमें तो बताया नहीं है। तो 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपकी पहले भी थी, बाद में भी यही रहेगी। इन्वेंट्री पे हम कोई छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं।
हम तो सिर्फ मशीन ए और मशीन बी और सीजीयू लेवल की बातें करेंगे। तो ये देखिए कहता है मशीन ए का कैरिंग अमाउंट क्या होता यदि इंपेयरमेंट लॉस होता ही नहीं। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता सर, तो देखिए आपने जो 2013 में मशीन खरीदी थी वो 2019 तक कितनी हो जाती? तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 साल का डेप्रिसिएशन लगता 95,000 मल्टीप्लाई बाई 6। तो मशीन ए का जो कैरिंग अमाउंट है वो ऐसे आ जाएगा 95,000 मल्टीप्लाई बाई 6, है ना। और मशीन ए वैसे कितने की है? 10 लाख की है। तो 10 लाख में से ये माइनस कर दीजिए, मशीन ए का आपके पास में कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। तो 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 570, और 10 लाख में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है 430। सिमिलरली मशीन बी का भी ऐसे ही करना है। मशीन बी कुछ 5 लाख रुपए की थी और उसका ना 50,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा था, 15 में खरीदी थी, तो 16, 17, 18, 19 4 साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख, है ना। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 साल, 31 मार्च 19 को हम ये जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो कितनी हो जाएगी ये? 3 लाख ही हो जाएगी। ये हमारी कैरिंग अमाउंट हो गई 430 और 3 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 430 एंड 3 लैक्स। चलिए, तो एक काम तो हो गया अपना कि रिवर्सल जो है उसकी थ्रेशोल्ड निकल गई। 430 प्लस 3 लाख तो प्लस 2 लाख, ये हो जाएगा 930। 930। अब देखिए ऐसा है कि ये 930, एक तो बात ये हो गई रिवर्सल 930 तक हो सकता है, लेकिन यदि रिकवरेबल अमाउंट कम हुआ इनका तो फिर बाद में रिकवरेबल अमाउंट तक होगा। इसका मतलब आपको क्या होना, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इज ए लोअर ऑफ 1 एंड 2। समझ गए? लोअर ऑफ 1 एंड 2, ठीक है ना। देखो इसमें रटने की कोई बात नहीं है कि आपको ऐसे याद करना है कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इज लोअर ऑफ दिस एंड दिस। सीधी बात है, अगर आप इंपेयरमेंट लॉस नहीं प्रोवाइड करते तो आपका कैरिंग अमाउंट ये आता, तो इतना ही रिवर्स कर सकते हो। बट मान लो अगर इनकी रिकवरेबल अमाउंट ही इतनी नहीं है तो आप रिवर्स इतना कैसे कर सकते हो? सीधी बात है ना, जितना रिकवरेबल अमाउंट होगा उतना ही कर पाएंगे। तो कहता है मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 450, और दोनों मशीन का है 760। चलो मशीन ए का तो 450 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब कहता है मशीन बी का रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? तो मशीन बी का रिकवरेबल अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मशीन ए एंड बी का रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है 760। अब इसमें से मशीन ए के रिकवरेबल अमाउंट को आप माइनस कर दीजिए, जो कि कितना है? 450। तो हम कह सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं वैल्यू कि ये मशीन बी का रिकवरेबल अमाउंट होगा, है ना। 760 माइनस 450, 3,10,000, 3,10,000। ओके, चलिए 450 प्लस 310 प्लस 2 लाख, ये हो गया 960। ओके, तो बेसिकली रिकवरेबल अमाउंट तो 960 है हमारा, लेकिन कैरिंग अमाउंट अगर इंपेयरमेंट लॉस होता ही नहीं तो 930 आ रहा है। तो थ्रेशोल्ड क्या बनेगी फाइनली? फिर 930 तक ही रिवर्सल कर पाएंगे, इसके बियॉन्ड रिवर्सल नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोल रहे हो सर सर यहाँ पे तो कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट तो 11 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देखिए दोस्तों, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ये 11 लाख पे कभी फोकस मत करना, बिकॉज आप जानते हो ना गुडविल का हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं करते, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई? 11 लाख का जो रिकवरेबल अमाउंट है हमारे लिए इररेलेवेंट होगा, तो इसलिए हमने ये 11 लाख को कंसिडर यहां पर
नहीं किया है, ठीक है ना। देखिए टोटल सीजीओ की अगर अपन बात करें तो टोटल सीजीओ का वैसे देखा जाए तो रिकवरेबल अमाउंट 960 नहीं है बल्कि 11 लाख है। बट हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं 11 लाख को? अगर 11 लाख कंसीडर किया तो गुडविल वापस जिंदा हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि गुडविल जिंदा हो, क्योंकि मशीन ए और मशीन बी का तो हम इंपेयरमेंट लॉस चलो रिवर्स कर देंगे, बचा हुआ कहाँ पे डालेंगे? बचा हुआ गुडविल में डालना पड़ेगा, और गुडविल हम नहीं चाहते कि गुडविल को वापस रिक्रिएट किया जाए। दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ जनरेटेड एफर्ट्स एंड वी डोंट वांट टू रिक्रिएट गुडविल, ठीक है। तो चलिए अब अपनी थ्रेशोल्ड क्या हो गई, 930 और 960, विच एवर इज लोअर, तो दैट मीन्स 930 रिवर्स कर पाएंगे, 930 तक रिवर्स कर पाएंगे। नाउ हमारा अभी कैरिंग अमाउंट क्या आ रहा है, देखिए पूरे के पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट आ रहा है, मशीन ए का आ रहा है 401720, 401720, ये मशीन ए का कैरिंग अमाउंट अभी आ रहा है। इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 430। इससे ज्यादा रिवर्स नहीं कर पाएंगे इम्पेयरमेंट लॉस। और मशीन बी का रिकवरेबल अमाउंट 3 लाख है, तो मशीन बी का कैरिंग अमाउंट 266015 है ना, 266015। तो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल हो पाएगा 401720 माइनस 430, 28,280 रुपए का, और 266015 माइनस 3 लाख, 33,985 का। टोटल कितना रिवर्सल हो जाएगा, 62,265। तो ये हो गया अपना रिवर्सल। मशीन ए में, मशीन बी में, इन्वेंट्री में कुछ होगा नहीं, गुडविल में कुछ होगा नहीं, तो बस यही है अपना 62,265, ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होगा। आइए इसके आंसर को भी चेक कर लेते हैं जरा एक बार। तो लास्ट में आंसर है इसका 62,266 का रिवर्सल हो गया। कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू इन दोनों में से जो लोअर होगा उसके हिसाब से हम ये काम करेंगे, ठीक है ना। बाकी सब हमारे जो आंसर्स हैं वो सेम ही हैं, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों रिवर्सल के ऊपर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की चर्चा हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।